मतलब होता है कि उनके बच्चे सफलता के नए आयाम को छुए और निरंतर प्रगति करें। बच्चों के प्रोग्रेस के लिए पेरेंट्स अपनी ख्वाहिशों की परवाह किए बिना पूरी जिंदगी त्याग और बलिदान के साथ बिताते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, रेस्पेक्टेड प्रियंका मैम, प्रिंसिपल सर, प्रियंका मैम, ऑल द पेरेंट्स, दोज हु आर प्रेजेंट हियर। आज की आपकी जो मीटिंग आप लोगों को शायद पता है कि टाइम टू टाइम हमारे स्कूल मैनेजमेंट द्वारा पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है। शायद ये हमारे इस सत्र की आखिरी मीटिंग होगी। पता है कि स्कूल रिलेटेड है स्टूडेंट से एंड स्टूडेंट रिलेटेड टू पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की अहम भूमिका रहती है बच्चों के फ्यूचर के लिए, और बच्चों के फ्यूचर तभी पॉसिबल हो पाएगा जब स्कूल और पेरेंट्स कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आज एक बार फिर हम इस सत्र के अंत की ओर जा रहे हैं और नए सत्र की शुरुआत की ओर पहुंची है। इसी संबंध से रिलेटेड, इसी संबंध से कुछ जरूरी डिस्कशन करने के लिए आज की ये बैठक रखी गई है। एडमिशन ओबीसी प्रोसेस, एनईई एज क्राइटेरिया, सीबीएसई टू सीबीएसई, सीबीएसई टू सीबीएसई, लेवल फॉर फाइनल एग्जाम, एडमिट कार्ड, नो ड्यूज, पेंडिंग फी अप्रूवल, एक्सीलेंस एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज, सभी जो है पेरेंट्स की वैल्यू, पेरेंट्स का ये साइंस का ये रिसर्च का मानना है कि बच्चे की फर्स्ट जो पेरेंट्स, बच्चों के फर्स्ट जो टीचर होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स से सीखने के बाद ही वो बच्चा स्कूल में पहुंचता है जहां उसकी फ्यूचर, उसमें जो निर्माण, उसमें इसलिए पेरेंट्स के साथ साथ टीचर और टीचर के साथ साथ पेरेंट्स की एक बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी रहती है। बिना बॉन्डिंग के आप अधूरे हैं और आपके बिना हम अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इसीलिए समय समय पर स्कूल जो है पेरेंट्स के साथ एक बैठक करके सारी बातें डिस्कस करके जितने भी समस्या है, जितने भी समाधान है, और समस्या ना हो तो बच्चों के फ्यूचर के लिए और अच्छी प्रोग्रेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में प्लानिंग हम लोग आपस में मिलकर करते हैं। आज के मेन पॉइंट्स वही है। आगे के कंटिन्यू के लिए मैं प्रियंका मैम को माइक ओवर करती हूँ। मैम वेरी प्लीजिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप जैसा आपको मालूम है कि आज की मीटिंग मैम ने आपको ऑलमोस्ट एजेंडा बता दिया कि आज की मीटिंग का एजेंडा ये है। सो एक्चुअली पेरेंट्स आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं, बट मतलब हम लोग बहुत होपलेस हो गए कि आप में से नियर अबाउट 1000 पेरेंट्स में से कुछ गिने चुने पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। एक्चुअली द पर्पस ऑफ द मीटिंग टू academic acknowledgement of the academic activities and of your work, स्पेशली हम लोग 10th and 12th के कोई पेरेंट्स है यहाँ पे? हमारा 10th and 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, उस मैटर में भी हम बात करना चाहते थे। तो आपने यहाँ पे मैम ने एजेंडा क्लियर किया। द फर्स्ट वन इज दैट ओपन फॉर ऑल द क्लासेस मींस नर्सरी टू 9 एंड 11। यहाँ ये सीजीपीएससी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं और इसके फॉर्म्स अवेलेबल है, हमारे तीनों रिलेटेड काउंटर्स पे अवेलेबल है। यदि आपके बच्चे या आपके कोई नेबर हैं या आपके रिलेटिव्स हैं एडमिशन के लिए कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उनका सजेशन आप उनको दे सकते हैं। सीजीपीएससी, सीबीएसई जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहें, एज यू वेल नो वी हैव द 2 boards and 3 critics are there. First the CBSE board and the CGPSE board. तो जिसमें भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फॉर्म कंसर्निंग डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। इफ पेरेंट्स वांट्स, यदि आपका परमिशन देते हैं और आप चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को सीजीपीएसई से सीबीएसई में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो उसका क्राइटेरिया है एक्सीलेंस है, मतलब बच्चा सीबीएसई टू सीजी की। यदि आपका बच्चा सीबीएसई करना है या मैं चाहता हूँ कि इसको सीबीएसई में शिफ्ट कर दिया जाए, तो सेम प्रोसेस है, उसका एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। उसी क्राइटेरिया के बेस पर हम बच्चों को स्विच ओवर कर रहे हैं। स्विच ओवर फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ हमारे काउंटर में अवेलेबल है। आप में से जो भी पेरेंट्स स्विच ओवर करना चाहते हैं बच्चों को सीबीएसई टू सीजीपीएसई टू सीबीएसई, वो कर सकते हैं एट पर द अवर क्राइटेरिया। एंड मार्च में स्टार्ट होने वाला है। फरवरी में हमारा जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है वो है फॉर द प्री प्राइमरी क्लासेस। प्री प्राइमरी क्लासेस का जो है
बाहर नहीं जाना है, आप लोग किसी तरह की कोई एप्लीकेशन लेके नहीं आएंगे लॉन्ग लीव के लिए, आप सर्कुलेट भी हो क्या होगा और मींस सिलेबस ऑलमोस्ट सिलेबस भी मतलब कवर कर रहे हैं। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है रिवीजन करवाने के लिए, आप बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करें, ये बेटर रहेगा। नेक्स्ट है 12th हमारी बोर्ड क्लासेस है और ये इनका टाइम टेबल है, वो पीएलबी प्रोवाइड कर देंगे। नोट यूज क्लियर करने के बाद, नोट यूज मींस आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, आपको अलग अलग कंसर्निंग डिपार्टमेंट लाइक लाइब्रेरी लैब, उनसे आपको साइन लेना पड़ता है बच्चे को, और एमएससी क्लियर होने के बाद उनको एडमिट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वन मोर थिंग, पेरेंट्स यहाँ जो जितने भी पेरेंट्स हैं, आपको भी मालूम है कि हम लोग का भी मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप भी अपना 4th इंस्टॉलमेंट को क्लियर करके, आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ द फोर्थ इंस्टॉलमेंट योर वार्ड विल बी गेट द एडमिट कार्ड, तो आपके वार्ड को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग भी हमारा कोऑपरेट करेंगे, आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये हमारा जो एडमिट कार्ड ये फरवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। कैसे आपके हमारा बच्चा स्कॉलरशिप में भी अच्छा हो और नॉन स्कॉलरशिप में अच्छा हो, प्लीज एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, तो हम बच्चों के एक्सीलेंस पर ध्यान देते हैं और इसी सीक्वेंस से हमारे बच्चे में ट्रैफिक अवेयरनेस, हमारे बच्चे ट्रैफिक वो हमारा सीजीपीएससी का जिसको जिंदल की तरफ से नियर अबाउट 40,000 का स्कॉलरशिप मिला हुआ है। ये पेरेंट्स की इनकम पे और अदर थिंग्स पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है और पेरेंट्स की एनुअल इनकम कैसी है। तो हम लोग बच्चे की जो पूरी तरह प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं, उसका प्रोग्रेस कैसा होना चाहिए, उसका नॉन एकेडमिक कैसा होना चाहिए, एकेडमिक क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। मेरी बातें समझ में आई होगी और आपके जो भी डाउट्स इंक्वायरीज है वो लास्ट में लिए जाएंगे। आगे की जानकारी हमारे प्रिंसिपल सर देंगे। थैंक यू पेरेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता चला है, मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी और आपको पता है कि बच्चों का यहाँ पे दिस स्कूल नॉट ओनली फॉर स्कूल, दिस इज ऑल्सो रिसर्च सेंटर। ये रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हम बच्चों के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए यहाँ पे कंटिन्यूअस रिसर्च होते हैं। आप लोगों को ये जो एक्सेलेंसी के जितने भी अवार्ड, जितने भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है, इससे आपको इतना पता चल गया होगा कि सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस नहीं करते बल्कि अदर एक्टिविटी में भी फोकस करते हैं। हमारे सामने वो एक प्रीति शर्मा की मम्मी बैठी हुई है, बच्ची बहुत मतलब अभी से इतनी छोटी उम्र में लेकिन इतना अच्छा शौक है, आगे चलकर उस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है। तो आगे की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वही हम यहाँ पे भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं हमारे सारे बच्चों के। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे सिंगर हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो योगा फील्ड में है या अदर एक्टिविटी में। तो ओवरऑल हम लोग ध्यान देते हैं और उस ध्यान देते हैं ये तभी हो पाता है जब उन बच्चों की बारीकी पे ध्यान दिया जाए। तो बारीकी पे ध्यान दिया जाए, अभी जैसे हमारा एग्जाम का टाइमिंग है, इस ड्यूरेशन में बहुत सेंसिटिव ड्यूरेशन होता है। इस ड्यूरेशन में क्या होता है, ये शादी का जो सीजन होता है, पेरेंट्स गाँव चले जाते हैं, 7 दिन 8 दिन 10 दिन का समय वो छुट्टी लेकर चले जाते हैं। वो इफेक्ट वहां से जब बच्चे जिस लेवल ग्राफ में ऊपर जाता है तो उसी ग्राफ में वो नीचे आ जाता है। तो आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट यही होगा कि जब तक एग्जाम ओवर ना हो, आप लोग कोशिश कीजिए कि यहाँ से लीव ना ले, बच्चों की जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करें, वो बच्चों के लिए हार्मफुल हो जाता है। कोशिश कीजिए घर से बना हुआ भोजन, हेल्थी डाइट बच्चों को दे और टाइम टेबल फॉलो जरूर करें। स्कूल में जैसे 6 सब्जेक्ट हो गया, 7 सब्जेक्ट की कंटिन्यूअस पढ़ाई होती है, आप लोग घर में ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि बच्चा 1 या 2 सब्जेक्ट कवर कर पाता है, बाकी उसकी पेंडिंग में चली जाती है। यदि आप बच्चे को टाइम टेबल फॉलो करवाएंगे, टाइम टेबल चार्ट बना कर देंगे और उसको फॉलो करने के लिए आप इंसिस्ट करेंगे, तो धीरे धीरे वो बच्चा जो है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढल जाता है, फिर उसकी आगे की लाइफ बेटर हो जाती है। हो सकता है यहाँ प्राइमरी या प्री प्राइमरी या मिडिल क्लास के बच्चे हो, यही बच्चे हमारे 10th और 12th में आने वाले हैं। यदि इन बच्चों पे फोकस किया जाए तो निश्चित रूप से वो हमारा कमिंग जो 10th और 12th का बैच होगा वो 100% ब्राइट होगा। है कि हम लोग टाइम टू टाइम आप लोगों से डिस्कस करके इसलिए सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं, आपके थ्रू बाकी पेरेंट्स तक जाए ताकि हमारा जो है मोटो है वो सक्सेस हो सके। फॉर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल सर टू कंटिन्यू दिस व्हिच आई मेंशन इन द जैसा कि अभी संदर्भ के विषय में आपको हमारे 2 पदाधिकारी के माध्यम से परिचर्चा
के दौरान इस सत्र में अपने शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करें। मैं आप सबको इसी विषय को, इसी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए कुछ परिचर्चा के दौरान, जैसा कि आज के हमारे परिचर्चा के बिंदु है, उसी बिंदु पर मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ। समय समय पर अभिभावकों की मीटिंग काम करते हैं और सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपके जितने भी शंकाएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रकार की जागरूकता है, उसका हम समस्याओं का समाधान करते हैं, निराकरण करते हैं। परिचर्चाओं के कई लाभ होते हैं जो समय समय पर विद्यालय के विकास के लिए और वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक है। अभी इस वर्ष में हमने लगभग 6 पीटीएम का आयोजन किया है। उस अवसर में भी आप आए होंगे। पीटीएम का असर है कि जब आप अपनी समस्याओं को, पालियों को, समस्याओं को शिक्षकों से शेयर करके, साझा करते जानते हैं। पीटीएम आयोजित किया है तो इसका आशय यह है कि आपके पास 6 बार का अवसर रहा है कि शिक्षकों से मिलकर अपने छात्रों के बारे में जानने की कोशिश करना। लेकिन इसके अलावा भी सीनियर प्रबंधन से अपनी बातें रखने के लिए भी हम यह अवसर देते हैं और यह अवसर साल में 3 बार आपको कम से कम देते हैं। अगर आपको मैं अपने यादाश्त वापस अगर रिकॉर्ड में याद होगा कि इसका पहला प्रयास हमने अगस्त 2 तारीख को किया था। 2 अगस्त को हमने पहला पेरेंट्स मैनेजमेंट मीटिंग का आयोजन किया था और इसमें 2 दिनों में 3 चरणों में इस मीटिंग को आयोजित किया है। सामान्यतः हम इस CBSE के लिए एक अलग से मीटिंग आयोजित करते हैं जिसमें कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं के अभिभावक आते हैं। दूसरे चरण में हम कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं के माध्यम के स्टेट बोर्ड के अभिभावकों को बुलाते हैं और तीसरे और आखिरी चरण में नर्सरी से कक्षा 12वीं के हिंदी माध्यम के अभिभावकों को बुलाते हैं। तो इस हमने पहला चरण 2 अगस्त से प्रारंभ किया था, 2 और 3 अगस्त में प्रारंभ किया था। दूसरा चरण हमने प्रारंभ किया था और दूसरा चरण हमारा हुआ था 11 अक्टूबर को। 11 और 12 अक्टूबर 2 दिनों के चरण में हमने दूसरे केस का आयोजन किया था और जैसे जैसे स्थितियाँ आगे बढ़ती जाती है, किस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होती है, जिस प्रकार की अवधारणाएं आती है, उस अवधारणा के हिसाब से हम अभिभावकों को बुलाते हैं। और अगर इसको आप काउंट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लगभग हर 2 महीने में एक बार इस प्रकार की मीटिंग का आयोजन होता है। किसी विद्यालय के लिए वाकई योजना की बात है, 30% का ही अटेंडेंस आ पाया है। तो ये काफी एक तरह से सोचने चिंतनीय विषय हो सकता है कि समय जैसे आगे बढ़े अभिभावकों की संख्या भी बढ़ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उदासीनता है। जिस तादाद पर अभिभावकों को आना चाहिए, कहीं कहीं किसी प्रकार की कमियां रह जा रही है। अगर 1000 का स्टेट में कम से कम इतना तो उम्मीद किया जाता है कि कम से कम 400 इसका लाभ अपने पाने को मिलेगा और आपको छात्र भी इससे जागरूक होते हैं और उससे अलर्ट होते हैं कि संस्था इतना ज़्यादा कॉन्शियस है किसी चीज़ को लेके, तो उसका बच्चे भी से अलर्ट रहते हैं। और ये एक तरह से मुख्य धारा में जोड़ने की बात है। अगर आप याद करें, आज से 2 साल पीछे की घटना को याद करें, जब 2020 में कोरोना का संकट आया था, भारतवर्ष और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे विद्यालय बंद हो गए थे और किसी से नहीं ये सोचा था कि ये शैक्षणिक सत्र इतने लंबे अवधि के लिए बंद हो जाएगा। अमूमन ये बोल सकते हैं कि मोटे तौर पर 2 साल के लिए विद्यालय बंद हो गया था। इसलिए कल्पना तक नहीं की थी कि स्थिति ऐसे ही निर्मित हो जाएगी कि 2 साल के लिए छात्र घर में बैठ जाएंगे। अच्छी तरह हमें याद है कि जब हम वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट की तैयारी कर रहे थे तो मार्च के ही महीने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। उस समय हमारी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के वाले थे और हमने तो ये सोचा था कि हो सकता है कि 1 हफ्ता के बाद स्थिति बन जाए कि हम अपने रिजल्ट को घोषित कर दें। लेकिन अप्रैल में हमारा ऑनलाइन ही रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद ऑनलाइन की क्लासेस प्रारंभ किए और जहाँ तक ये स्मरण है कि ऑनलाइन की कॉन्सेप्ट को सबसे पहले ले आए थे। ऐसा लग रहा था कि अब स्कूल अगर नहीं खुल पाता तो कम से कम पेरेंट्स को ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस शुरू करें और निजी तैयारी देने की कोशिश करें। उसके बाद शासन के निर्देश के हिसाब से जून के महीने में लगभग सभी विद्यालयों में ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट आ गया था। हालांकि हमारे लिए नया चीज नहीं था, हम तो पहले ही डिजिटल हो रहे थे और हर क्लासरूम में डिजिटलाइज के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की विधा भी विकसित कर रहे थे और शिक्षकों को भी निर्देशित करते कि अपने प्रिंट के माध्यम से अपने कॉन्टेंट को लोड करें और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज हो सके। लेकिन ये देखिए कि ये हमारे सौभाग्य की बात है कि जिस प्रकार की हमारी तैयारी डिजिटल की थी वो कोरोना के काम में हमारे काम आया। हालांकि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, आप सभी को मालूम है कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा है। कई टेक्निकल इशू आए हैं, किसी का नेटवर्क का समस्या था, किसी के पास मोबाइल नहीं था, कई छात्र आपस में जोड़ नहीं पाते थे, तो कई प्रकार की समस्या हम दिक्कत का सामना करना है। लेकिन अंत में ये हुआ कि लंबे समय तक लॉकडाउन हो गया और विभाग ने कैसे मेहनत करके मोबाइल खरीदे और जितने छात्र जितने बच्चे पढ़ते लगभग उनको मोबाइल देने की व्यवस्था की है।
क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि विद्यालय कितने लंबे समय तक बंद रहेगा। और धीरे धीरे हर छात्रों के पास मोबाइल आते गया और हमारे पास एक यही माध्यम था कि हम छात्रों को मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। ये आपकी बाध्यता थी और हमारी भी मजबूरी थी, क्योंकि इसके अलावा तो विकल्प नहीं बचा था। लेकिन आप देखिए कि यही चीज आप नासूर बन गया है और यही चीज छात्रों के लिए सबसे बड़ा बाधा भी आ गया है। छात्र अब इन दिनों में इतना ज्यादा एडिक्शन ऐसा हो गया कि मोबाइल के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब ये देखने को मिलता है कि मोबाइल की, हालांकि ऑफलाइन क्लासेस हो गई है, मोबाइल तो बिल्कुल से वर्जित है, छात्र मोबाइल नहीं ला सकते हैं, ना ही लाते भी नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह समस्या है कि बच्चे की लत अभी भी मोबाइल से लगी हुई है। जब तक हमारे स्कूल में बच्चे आ रहे हैं लगभग 6 से 7 घंटा में, तब तक उनकी बाध्यता है कि उनको मैनुअल पढ़ना है। लेकिन जैसे वो घर जाते हैं वो हमेशा मोबाइल खोजते हैं और मोबाइल में एडिक्शन में चले जाते हैं और मोबाइल में सर्च करते हैं, किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, किसी भी साइट में जाते हैं, चाहे यूट्यूब में जाए, व्हाट्सएप में जाए, बहुत सारे ऐसे साइट्स आ गए हैं जिसमें उनको पढ़ाई के प्रति ज़्यादा जागरूकता न रह मोबाइल के प्रति ज़्यादा सचेत हो गए हैं। आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मोबाइल में इतना ज़्यादा एडिक्शन होता है, किसी भी साइट को बहुत आसानी से खोल लेते हैं और उनको फास्ट फिगर इतना रहता है कि बहुत ही जल्दी ऑपरेट भी कर लेते हैं। कई बार अभिभावकों को सोचना पड़ता है कि मोबाइल खोले, तब तक बच्चे मोबाइल खोल के बहुत ज़्यादा साइट को देख चुके होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा डिजिटलाइज, इतने ज़्यादा एडिक्शन हो गया मोबाइल के बिना कि एक तरह से नशा के आदी हो गए हैं। हर वक्त एक प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। जिस प्रकार का लगभग 2 साल पहले बच्चे लिख लेते थे, समझ लेते थे, बोल लेते थे, अब इसमें गिरावट देखने को मिला है। तो एकदम से प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन इसलिए बहुत ही अच्छी हो गई है। आप सभी को याद रहेगा कि अपना 2 हफ्ते पहले अगर याद करें, फिर मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से लगातार ये बात फिर आने लग गई कि चाइना में कोरोना के संकट इतने हो गए कि भारत में भी कोरोना आ सकते हैं और कई गाइडलाइंस जारी होने वाले थे। तो कई छात्र बहुत ही ज्यादा इसको लेकर बहुत रुचि थे और बहुत ज्यादा आश्वस्त हो गए थे कि हो सकता है कि कोरोना का संकट भारत में भी आ जाए और विद्यालय पुनः बंद हो जाए और ऑनलाइन चले जाए। छात्र यही चाहते थे कि उनको किसी भी प्रकार का ऑनलाइन से छुटकारा मिले और ऑनलाइन चले जाए। बहुत सारे छात्रों में कम से कम खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन भारत सरकार ने निर्णय लिया कि किसी भी प्रकार के भारत में ऐसी स्थिति नहीं है और सभी क्लासेस ऑफलाइन ही होंगी और बोर्ड भी ऑफलाइन होंगी। आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने अपनी टाइम टेबल घोषित कर दिया है। 10वीं के, 12वीं के, CBSE बोर्ड के टाइम जारी हो चुकी है, परीक्षा भी आपको शुरू कर देंगे। प्राप्त नहीं है जिस स्तर पर एक साल की पढ़ाई में बच्चों को इस विकास की धारा में जुड़ जाना चाहिए था, इस प्रकार के रिजल्ट अभी भी नहीं आ रही है। यही एक कारण है ताकि हम और आप बैठ के इस योजना को बनाएं और ये सोचें कि कैसे छात्रों को इस बाधाओं से दूर निकाला जाए। ये दोनों का प्रयास होना चाहिए। आप अपने दायित्व का परिपालन जरूर कर रहे हैं, आप छात्रों को भेज रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, हो सकता है कि ट्यूशन में पढ़ा रहे होंगे, छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन PTM में आया है, कुछ दिन पहले जो PTM कराया है, कुछ पालक ने या कुछ अभिभावकों ने उनके कामयाबी देखी होगी। काफी से आपको पता चल जाएगा कि छात्रों में कितनी ज़्यादा अभी कमियाँ हो रही है, उस कमी को कैसे दूर करें। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम चुनौतियाँ भी हैं जिसको हम आप बैठकर एक साथ उसको सुलझा सकते हैं। हम अपनी समस्या बताएंगे, हम आपको सहयोग करेंगे, आप अपनी समस्या बताएंगे, तो कहीं न कहीं एक ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें छात्रों के विकास की बातें हो। अभी तक की स्थिति में मैं बता दूं कि अब 169 दिन का वर्किंग डे कंप्लीट हो चुका है। आपको जो जानकारी होनी चाहिए विद्यालय में कितने दिन पढ़ाई हुई है, तो जब से हमने विद्यालय खोला है लगभग 170 मान लीजिए, ये आज के दिवस में 170 दिन की वर्किंग डेज हो चुकी है। और शासन के निर्देश के हिसाब से अगर किसी भी विद्यालय में 158 दिन अगर पढ़ाई हो जाती है तो पर्याप्त माना जाता है। और हमारे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड तक का पाठ्यक्रम है और जो भी करिकुलम है, किसी भी विषय की बात करें, चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायोलॉजी की, साइंस की, सोशल साइंस की, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर या अन्य से GK एक्सेट्रा, किसी भी विषय की बात करेंगे तो कोई भी पाठ्यक्रम 158 दिन की कार्यवधि से अधिक की नहीं होती है। कुल मिलाकर कहने का आशय है कि विद्यालय ने लगातार जितना भी अवसर मिले उस अवसर का लाभ उठाया है और सफलतापूर्ण 170 दिन की कार्यवधि को पूर्ण कर लिया है। और ये उम्मीद है कि आने वाले कम से कम 25 दिन में और वर्किंग डे मिलेगा। कुल मिलाकर लगभग हम 200 को वर्किंग डे की कल्पना कर रहे थे, लेकिन तो किसी यहाँ तक 180 वर्किंग डे में जा रहा है, तो 180 दिन की भी पढ़ाई सामने में काफी मानी जाती है। तो कहने का आशय यह है कि हमारे शिक्षक तो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और कंप्लीट कर भी लेंगे, लेकिन क्या छात्र इसके लिए तैयार है, क्या वो 100% सिलेबस को पढ़ पाएंगे या उसके साथ न्याय कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा सोच का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। हर अभिभावकों को जानना चाहिए कि स्कूल में कितनी पढ़ाई हुई है और हमारा पार्टी कितना पढ़ा है। हमेशा में 1 घंटे का 4 घंटे का इंटरेक्शन हो, जिस दिन आपका छुट्टी होगी, जिस विद्यालय की छुट्टी है, उस दिन बच्चे के साथ जरूर बात करें और जानने की कोशिश करें कि समस्या कहाँ पर आ रही है। अगर इतनी संवेदनशील
लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और यही हम कामना भी करते हैं कि आपका टेंशन हमारे विद्यालय के प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अनिवार्य है और इसी प्रकार का आपका सहयोग हमको मिलना चाहिए, ताकि गुणवत्ता मिलेगी तो अन्य दुनिया भी मिलेगी। जैसा कि स्लाइड के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं एक चीज बताना ही चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में शैक्षणिक और अशैक्षणिक गतिविधियाँ लगातार समानांतर रूप से चलती है। हर शनिवार को दिसंबर के महीने तक, जुलाई से दिसंबर के महीने तक हाउस की एक्टिविटी होती है, जिसमें हम सृजनात्मक कार्यक्रम करते हैं। हाउस की एक्टिविटी आपके जितने भी विद्यार्थी, जितने भी छात्र हैं, उनको 4 हाउस में बांटे हैं: ईस्ट हाउस, वेस्ट हाउस, नॉर्थ हाउस और साउथ हाउस। आप सभी को मालूम है कि सैटरडे को जो बच्चे आते हैं तो स्मार्ट ड्रेस में आते हैं, कोई ब्लू कलर का ड्रेस पहनता है, कोई ग्रीन कलर का, कोई रेड कलर का, कोई येलो कलर का। तो ये अपने अपने हाउस का इंडिकेशन है। इसका मतलब कि हाउस के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनसाइक्लोपीडिया है जिसमें सारी चीज का समावेश होता है। बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, अनुशासन में कैसे हैं, नियमित विद्यालय आते हैं नहीं आते हैं, किसी प्रकार की कविया कराटे सीखने में रुचि है, उनका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या किया जाना चाहिए, सारे पॉइंट्स का हमने समावेश किया है। अगर आप स्टूडेंट को फाइल देखेंगे, अगर टर्न करके देखेंगे पेजेस को, तो लगभग सारे पॉइंट्स हमने लेने की कोशिश किया है। तो इसमें आपको भी जानना चाहिए कि आपके बच्चे में किस तरह से गुण का विकास हो रहा है। उसको हमारे विद्यालय से आप अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। आज हमारे जनरल आपस करते लगभग 3100 छात्रों का परिवार है। रायगढ़ जिले में अगर कोई जिले को छोड़ दिया जाए तो रायगढ़ जिले में विद्यालय जो इतने बड़े स्वरूप में है, और एक लंबा एक ऐसा विद्यालय है जो रायगढ़ जिला में सिर्फ एकमात्र विद्यालय है जो CBSE और स्टेट बोर्ड दोनों एक साथ चला रहा है। आज दिल्ली को अलग होना जरूरी है। कार्यक्रम और जो कैरिकुलम है, कैरिकुलम को हम अलग अलग चलाते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके पास पूरा विकल्प है। आप अपने बच्चे को अपने सुविधा के साथ किसी भी बोर्ड में पढ़ा सकते हैं, जिस बोर्ड में बच्चा पढ़ना चाहे और जिस बोर्ड के लिए अनुरूप है। और यहाँ पर जो स्टेट बोर्ड के अभिभावक बैठे हुए हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका निर्णय एकदम सही है। स्टेट बोर्ड भी इतना महत्वपूर्ण है जितना CBSE महत्वपूर्ण है। अगर कैरिकुलम को आप तुलना करके देख लें तो कैरिकुलम में लगभग आप बहुत कुछ समानता पाएंगे। हो सकता है कि पाठ्यक्रम में थोड़ा सा अंतर महसूस हो, क्योंकि पाठ्यक्रम में जो CGPSE जो यहाँ का अभिभावक बैठे हुए हैं, उसमें शासक के द्वारा दिए गए किताबें पढ़ाने की अनिवार्यता होती है। ये शासक के निर्देश है कि वही किताब पढ़ाई जाएगी जो शासन के द्वारा दिया जाता है, फ्री ऑफ कास्ट। हालांकि करके ये बहुत जल्दीबाजी और बात होगी। तो ऐसे छात्र जो बहुत अच्छा CBSE में नहीं कर रहे हैं, उनको भी स्टेट बोर्ड में भेजा जाएगा। लेकिन आपके पास एक विकल्प है, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको लगता है कि अपने बच्चे को CBSE में डालना चाहिए, तो ये आपका निर्णय है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को CBSE में डालना, तो इसकी छोटी सी फॉर्मेलिटी से छोटी सी औपचारिकता है, ऑफिस नहीं है। तो इस प्रकार की कई बातें हैं कि कई जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए सबसे बढ़िया माध्यम ये रहता है कि हमारी बातें आप तक पहुंचे। तभी संभव है जब तक आपका पर्सनल नंबर हमारे ऑफिस में रहे। कई बार हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जब मोबाइल डायल करते हैं तो पता चलता है कि स्विच ऑफ है या आउट ऑफ कवरेज एरिया है। इसका मतलब कि कोई रॉन्ग नंबर डायल हो रहा है। छात्र भी जानते हुए बताते हैं कि पापा या मम्मी का नंबर, ताकि इनको बुलाने में थोड़ा सा असुविधा हो। तो कम्युनिकेशन का तरीका क्या बचेगा? सबसे बेहतर यह है कि आप थोड़ा सा संवाद को बनाएं और अपने जो भी दायित्व है, कम से कम किसी प्रकार का नंबर चेंज हो रहा है तो आप उस टीचर को या प्रशिक्षक की जरूर बताएं। लोकल समिति, स्थानीय समिति जो इस बात का निर्णय लेती है कि शुल्क कमेटी 8% तक उनके पावर में रहता है, उनके लिमिटेशन में रहता है। दूसरी समिति का अध्यक्ष होते हैं कलेक्टर, जो जिला स्तर पर मीटिंग होती है, उनका अनुमोदन होता है 10 से 15%। अगर हमको 10 से 15% का फीस की वृद्धि करना है तो हमको कलेक्टर की समिति से अनुमोदन लेना होता है। तीसरी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा मंडल कोटाको में बैठा रहता है। 15% से अधिक अगर हमको अनुमोदन लेना है तो हमको अपना प्रस्ताव ऊपर भेजना होता है। तो हम हमेशा हर साल जब से ये समिति गठित हुई है तब से लेकर हम 8% तक हमारी लोकल समिति इसका निर्णय ले रही है और इसको मतलब अमल में ला रही है। अभी वर्तमान जो स्थिति है, जो 1 अप्रैल से हमारी नई किस लागू होने वाली है, ये स्लेब है। 3 प्रकार के स्लेब आप देखेंगे, एक CBSE का देखेंगे, एक CGPSE का इंग्लिश मीडियम का और एक CGPSE में हिंदी मीडियम का। हमने 8% से कम लिखा। हिंदी मीडियम में तो ये स्थिति है कि 5 से 6% की वृद्धि हुई है। CGPSE में ये लगभग किसी हद तक 6.5-7% तक है। CBSE में 7.5% है, जो CBSE की मीडियम का बनता है। इन बार अगर आप आकलन कर पाएंगे तो यहाँ पर 2 डाटा आपको दिख रहा होगा, एक ओल्ड है, एक न्यू है। ओल्ड का मतलब कि आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ओल्ड हो गए हैं, अब उनको किसी प्रकार की एडमिशन फीस नहीं देना है। एडमिशन फीस मतलब 3000 नहीं देना है। जो जिनके पास अभी नया एडमिशन करा के दूसरे विद्यालय से एडमिशन आ गए या जो पहली बार एडमिशन करा रहे हैं, उनका नया एडमिशन कराता है, उनको
3000 रुपये एक्स्ट्रा देना होता है, वो एडमिशन शुल्क लगता है, वो नए पाठकों के लिए है। लेकिन आप जो पास होकर दूसरे क्लास में चले गए हैं तो उनका ओल्ड फीस होगा। इस प्रकार का आप देख पा रहे हैं कि 5 वेरिएशंस है। पहला वेरिएशन कराता है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी का मतलब है कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। वेरिएशन कराता है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक का। तीसरी क्लास का मतलब कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं। उसी प्रकार हाई स्कूल कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं। और लास्ट में हायर सेकेंडरी, इसका मतलब कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं। ये 5 वर्गीकरण है। अगर साल भर की फीस की बात की जाए तो जो प्री प्राइमरी में नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए उनके जो पुराने छात्र हैं उनका साल भर का 14,000 फीस है, और जो नए छात्र हैं जो इस एडमिशन उनका 15,000 फीस है। इसी प्रकार प्री प्राइमरी में 15,500 है। सबसे पहले तो आप लोगों से छोटी मोटी बातों पर चर्चा करना चाहूंगा। आज प्रिंसिपल सर मैडम और दीनानाथ मैडम, सारे गार्जियन, आज आप लोगों ने नीति के तहत कौन सी उम्र का बच्चा नर्सरी में जाएगा, किस उम्र का बच्चा, तो वो इस साल से उसकी शुरुआत हुई है। मतलब प्री प्राइमरी क्लासों में अब हमको अब उम्र का ध्यान रखना है पढ़ाई से। मतलब जो 3 साल से कम का है, 3 साल से कम का है, उसको स्कूल नहीं भेजना है या प्ले स्कूल में भेजना है। 3 से ऊपर है वही नर्सरी में जाएगा, 4 से ऊपर है वो एलकेजी में जाएगा, 5 से ऊपर है वो यूकेजी में जाएगा। उन पर ये कड़ाई से नहीं लागू होगा। उस पर अपन कोशिश करेंगे गार्जियन और आपस में सहमति बना करके उनको आप प्रमोट करें या उसी क्लास में रखें, या जो बीच में एक नई क्लास में करते हैं हिंदी मीडियम में KG1 KG2 और प्रकार से पहले करता है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा अब उम्र का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। और इंग्लिश में अच्छे हैं, सक्षम है, जूनियर क्लास में अगर वो CBSE में आना चाहते हैं तो उसका नियम कानून सबने आपको बता दिया होगा। दूसरा, कब से शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल से जूनियर क्लास के सब जगह लग गया है उनका टाइम टेबल। उससे पहले आपको स्कूल की पूरी फीस, एक एनओसी जो एडमिट कार्ड वगैरह मिलता है, वो 4 मार्च से पहले मैंने आपको उस प्रक्रिया को पूरा कर देना है। किसी का भी बकाया रहेगा तो उसको एडमिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, आपके बच्चे परेशान होंगे। फिर आप आएंगे एक टाइम पर, फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये सब की तनख्वाह के अनुसार उनका एग्रीमेंट, उनका ग्रेजुएटी वगैरह या जो भी उनका सिस्टम है, ये ये सब आपको सिस्टम के अनुसार पेमेंट करना पड़ता है। हमें 100 से 150 रुपया महीना इतना फीस आप लोगों का बढ़ा है कि 8% से वो अगर नियम है 8% का, उससे नीचे ही बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आगे गए पढ़ाई लिखाई में हमारी क्या स्थिति है, कोरोना के बाद ये रेगुलर क्लास इस साल चली है, तो आज हम कहाँ पर खड़े हैं, ये एक लोगों को मोटे तौर पर हमारे प्रिंसिपल सर ने आपको बता दिया होगा। और ये मोटी मोटी बातें हैं, और इसी के अलावा आपने सारी स्थिति को जो गार्जियन नहीं आए हैं उनको आप बताएं। आपको ज्यादातर इसमें हिंदी मीडियम के गार्जियन हैं, जिनके कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते होंगे। इंग्लिश मीडियम के गार्जियन, हिंदी मीडियम पर से कहते हैं, CBSE में भी पढ़ता होगा, ये भी हो सकता है। तो सारी प्रक्रिया आपने समझ ली है, और जो समस्याएं आप लोगों की तरफ से आई है, आप सुबह जल्दी लगाइए, शाम को थोड़ा सा देर से छोड़िए, आपका क्लास की टाइमिंग बढ़ जाएगी। आज आप लोगों का अटेंडेंस भी ठीक है। नेक्स्ट ईयर हमारा हो सकता है कि हम बड़े यहाँ पर 400-500-600 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तीनों विंग के गार्जियन को एक साथ बुलाएंगे। हमारा जो बड़ा वाला हॉल बन रहा है ऑडिटोरियम, और वहां पर 4-5 घंटे का बढ़िया सेशन रखेंगे, जिसमें विस्तार से आपको जानकारी मिल सके। तो सारी चीज की जानकारी और आगे मिलती रहेगी। ये हमारा लाइब्रेरी बन रहा है आगे से, तो आगे आप लोग को एक अच्छी सुविधा हमारे बच्चों को हॉल की भी मिल
मिल जाएगी, जहाँ पर कल्चर प्रोग्राम और दूसरे कार्यक्रम नियमित रूप से होते रहेंगे। खेल कूद के लिए हम ग्राउंड को डेवलप कर रहे हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो हम लगातार करते रहेंगे। आप लोग बस फीस में भरपूर सहयोग करें। मैं इस बात को फिर आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई गुंजाइश नहीं है। 4 मार्च को अगर शुरू हो रहा है तो 4 मार्च तक आपको एडमिट कार्ड लेना है, तो आपको फीस को पूरा क्लियर करना ही पड़ेगा। आपको भी रखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। निकालकर यहाँ पे स्कूल में पहुंचे हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आप सभी पेरेंट्स का जो यहाँ प्रस्तुत है, जो पहुंचे हुए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज की मीटिंग यही स्टॉप की जाती है। सभी को थैंक यू, वंस अगेन थैंक यू ऑल।